गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोसीजरल इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीईएल एंड डीपीएल। तो ये जो है ये एक दो लॉ हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम के लॉ हैं। जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चल रही थी तो उस समय क्या हुआ, तो हम पूरी कंडीशन समझेंगे और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये दोनों जो लॉ हैं ये हमारे इंडिया में दोनों एक साथ फॉलो हो रहे हैं, जबकि जो पूरी दुनिया में और देश हैं वहाँ पे एक एक जगहों पे, हाँ, जैसे कहीं पे पीईएल फॉलो हो रहा है और कहीं पे डीपीएल। लेकिन इंडिया एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पे हर चीज़, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे सेकुलरिज्म हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी लॉ, तो वो सारे इंडिया में लॉ पाए जाते हैं। क्यों? ताकि यहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन जो है, रिजर्वेशन, तो ये ईपीएल और ईबीएल मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, और जो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ जिसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन रिजर्वेशन से जो रिलेटेड लॉ है उसको जानते हैं, तो ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंडिया में। तो किसी के लिए ईबीएल है मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ कहीं कहीं जगहों पे, और कहीं कहीं जगहों पे रिजर्वेशन दिया जाता है। तो वैसे ही जैसे ये सारे लॉज चल रहे हैं, वैसे ही ये जो पीईएल और डीपीएल ये जो लॉ है ये गवर्नमेंट से रिलेटेड लॉ है। तो ये दोनों भी हमारे इंडिया में एक साथ लागू है, हाँ, और दोनों का जो प्रोसेस है, जो दोनों का प्रोसेस है वो गवर्नमेंट देखती है। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीईएल एंड डीपीएल। होता क्या है मतलब पीईएल का, तो इसका मतलब होता है प्रोसीजरल इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर जो कि लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा। क्या? तो इसमें की जो डेफिनेशन दी, हाँ, जो पीईएल के जो जानकार लोग थे उन्होंने डेफिनेशन दी, कहा हु हैज़ पावर टू मेक लॉ देन इट इज़ वैलिड। मतलब कि जो गवर्नमेंट है, पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है ना। जो कानून बनाने की जिसके पास पावर है, तो ऐसी केवल कौन है? गवर्नमेंट है। अगर वहीं चाहे तो अमेंडमेंट्स के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चाहे इंक्लूड कर दे, जो भी चाहे हटा दे, लेकिन जो मेन एम है कॉन्स्टिट्यूशन का, केवल उसको गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन कोई भी अमेंडमेंट्स के थ्रू नई बात जरूर ऐड कर सकती है। जैसे जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसके मेन एम को बिना टच किए, जो पहले से लागू हैं चीज़ें उनको बिना टच किए, उनको अगर चाहे तो डिस्क्वालीफाई कर सकती है। कैसे? तो अगर जैसे राइट टू फ्रीडम है, तो इमरजेंसी लॉ अगर लगा दे तो फिर वो राइट टू फ्रीडम हट जाएगा। ऐसे ही जो इमरजेंसी लॉस लगे, तो ये इमरजेंसी के बीच की कहानी है। तो हम देखेंगे जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चल रही थी तब के बीच की। तो पीईएल प्रोसीजरल इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है हम देखेंगे। तो हु हैज़ पावर मतलब गवर्नमेंट, तो वो कोई भी अगर डिसीजन लेगी तो वो उसमें कहा वो वैलिड ही होगा। मतलब पीईएल का मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है, लॉ पास करती है, तो वो हमेशा वैलिड ही होगा। लेकिन क्या हमेशा वो वैलिड होता है? तो किसी व्यक्ति के लिए वही लॉ क्या होगा? सही होगा, और किसी व्यक्ति के लिए वही लॉ गलत होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ईपीएल इक्वल प्रोटेक्शन लॉ या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन से रिलेटेड लॉ, तो वो किसी के लिए तो सही है, लेकिन क्या है, किसी के लिए वही जो लॉज हैं वो क्या है, वो गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वो एससी एसटी और ओबीसी इन सब के लिए सही है, लेकिन वहीं अगर जनरल कैटेगरी में देखें तो वो लोग इसको गलत दृष्टि से देखते हैं। तो क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हम उनके लिए तो सही हैं लेकिन कुछ के लिए गलत हैं। तो ये सारे लॉज, क्या गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी, हाँ, तो माना गया कि जो गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, गवर्नमेंट पे जो पहुंचेगा वो बहुत हमेशा सोच समझ कर ही पहुंचाया जाएगा, और वो हम सबका क्या होगा, लीडर होगा, जिसकी वजह से वो जो भी डिसीजन लेगा वो हमेशा सही ही होगा। इसीलिए उसको पीईएल कहा गया। मतलब कहा कि जो गवर्नमेंट कहेगी हमेशा वही वैलिड होगा, ये इसका मतलब होता है पीईएल का। फिर तो हम देखते हैं इससे रिलेटेड कौन से केस आए। केस को हम एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं मेंस में आंसर में। तो हम देखेंगे ए के गोपालन केस। तो इसमें क्या हुआ, ही अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950। ये जो थे ए के गोपालन, ये अरेस्ट हो गए। क्यों अरेस्ट हुए? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 एक एक्ट होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसका मतलब ही होता है, हाँ, कि किसी जो
क्रिमिनल ठहरा दिया गया व्यक्ति, उसको बचाने की कोशिश में ये अंदर गए। तो क्या हुआ, इनकी उस समय इमरजेंसी का दौर चल रहा था, उस समय जो भी बोलता था, जब भी कोई आदमी बोलता था तो उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता था। तो क्या हुआ, और कहा जाता था, कोर्ट भी यहाँ तक यही कहता था कि ड्यू टू PEL यानी कि प्रोसीजरल इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट से क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। वो अभी हम देखेंगे ADM जबलपुर केस में, कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता गवर्नमेंट से कि उसने ऐसा क्यों किया। तो इस केस में क्या हुआ कि ये अरेस्ट होते हैं AK गोपालन। फिर क्या होता है कि ये अपने जो राइट है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, तो उसमें ये भी तो राइट है कि हमारे पास जो राइट टू स्पीच है वो सब अधिकार है। हाँ, तो कहा जब हमको जीने का अधिकार है तो हमको बोलने का भी अधिकार है। इसीलिए हाँ कहा कि अंडर आर्टिकल 21 इन्होंने अपने अरेस्ट के खिलाफ चैलेंज किया कोर्ट में। तो क्या हुआ, कोर्ट ने वहीं सेम जजमेंट दिया गवर्नमेंट के फेवर में। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि कोर्ट हेल्ड इट इज़ वैलिड ड्यू टू PEL, मतलब कहा कि प्रोसीजरल इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ जो है उसकी वजह से ये वैलिड है। क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है उसमें इंटरफेयर तुम करने वाले कौन हो, तो इसीलिए मतलब उस जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, ये कहने का मतलब था यहाँ पे। तो इसलिए इनको उठा करके जेल में डाला गया। तो क्या हुआ कि PEL के चलते, प्रोसीजरल इस्टेब्लिश्ड लॉ के चलते क्या हुआ कि जो अरेस्ट था वो कैंसिल हो गया, मतलब जो अरेस्ट था वो बना रहा और कोर्ट ने भी इनकी मदद नहीं करी। फिर क्या हुआ, बहुत सारे, अब हम समझेंगे DPL में, क्योंकि केसेस तो बहुत सारे आए, लेकिन फिर ऐसा एक केस आया जिसकी वजह से पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया कि गवर्नमेंट जो थी उस समय जनता पार्टी की गवर्नमेंट चल रही थी, तो उस समय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की वजह से जो पहले होता आया था अत्याचार, तो वो बिल्कुल ही बंद हो गया। और क्या हुआ, DPL और PEL ही चलने लगा। तो हम देखेंगे फिर क्या हुआ, DPL आया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये कोई आज के उसी टाइम के लॉ नहीं थे, ये आज़ादी के समय के लॉ थे जब ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी हुई थी तब के। तो क्या हुआ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स हु हैज़ पावर शुड इंश्योर जस्टिस इज फेयर और नॉट। मतलब क्या हुआ DPL का, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाए तो वो इसको जरूर ध्यान में रखे कि कोई भी अगर लॉ बना है तो वो जस्टिसिएबल है या नहीं है, मतलब उसका जो न्याय करने का तरीका है वो सही है, क्या हर व्यक्ति के लिए वो लॉ जो है वो फिट बैठेगा, सही होगा या गलत होगा। तो कम से कम जस्टिस इंश्योर तो करे गवर्नमेंट। तो इसीलिए जो DPL है वो इन्होंने कहा कि लागू करना ठीक है। DPL जो है, DPL ज़्यादा सही रहेगा। क्यों, ताकि गवर्नमेंट अगर चाहे तो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है DPL का वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। कैसे नहीं, मैं बताऊंगा। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, तो उसका मतलब केवल इतना सा होता है, मीन्स हु हैज़ पावर, मतलब गवर्नमेंट शुड इंश्योर जस्टिस इज फेयर और नॉट, मतलब अगर कोई भी लॉ गवर्नमेंट बनाए तो उसमें देखे कि जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हो गया DPL का मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत सोच विचार गवर्नमेंट को कर लेना चाहिए, इसका मतलब हुआ DPL में। तो लेकिन PEL का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट करेगी हमेशा वही वैलिड होगा, मतलब तानाशाही, मोनार्की। तो ये जो फीलिंग थी ये सही नहीं थी, लेकिन DPL कुछ हद तक सही था, कुछ हद तक नहीं सही था। क्यों, ताकि अगर कहीं पे कोई ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट करना है तो जिसको इम्प्लीमेंट करने से और वो लॉ इम्प्लीमेंट करना सही भी है, कुछ जो बहुत सारे लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन का तो भला हो रहा है, लेकिन कुछ माइनॉरिटी में जो कह सकते हैं एंटी नेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग हैं, तो अगर वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उस समय अगर DPL को देखेगी गवर्नमेंट, मतलब कि वहाँ पे विचार करे हाँ कि जस्टिसेबल है या नहीं है सबके लिए, तो वो सही नहीं माना जाएगा। इसीलिए इंडिया में दोनों को एग्जिस्ट कराया गया। कैसे, वो देखेंगे। तो इससे कौन रिलेटेड केस है, तो वो केस है RC कुपर केस। इसका मतलब क्या हुआ इस केस में, तो इस केस में भी वही हुआ। RC कुपर केस में कहा गया, कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन DPL व्हाइल पासिंग द लॉ। इसमें DPL के फेवर में जो कोर्ट थी वो गई, कहा कि कोर्ट को DPL को भी फोकस करना चाहिए, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए जब वो कोई भी लॉ को बनाए, मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई भी लॉ गवर्नमेंट बनाए तो वह सही है या नहीं सही है, सबके लिए जस्टिसेबल है या नहीं है, ये गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। इसीलिए RC कुपर केस के बाद फिर और भी कई सारे केसेस आए।
फिर एक केस आया एडीएम जबलपुर केस। इसमें क्या हुआ था, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस में से एक है, सबसे इम्पॉर्टेंट केस है। क्यों? ताकि ये जो दौर था ये पूरी तरह से इमरजेंसी के दौर में केस आया था। जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तभी, तो उसको ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, ब्लैक ईयर के नाम से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? ताकि इमरजेंसी शुरुआत में जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हाँ, और बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी स्टडी करी गई थी, तो माना गया था इमरजेंसी तभी लगानी पड़ेगी जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होगी। तो उस समय क्रिटिकल सिचुएशन नहीं थी, क्रिटिकल सिचुएशन में गवर्नमेंट थी, इसीलिए ये क्या हुआ, इमरजेंसी लागू हुई। मतलब क्रिटिकल सिचुएशन नहीं थी, क्रिटिकल सिचुएशन में देश नहीं था, गवर्नमेंट थी, इसीलिए ये इमरजेंसी लागू हुई। तो फिर क्या हुआ, इसके लागू होने से एक मीज़ा एक्ट लगा, एक मीज़ा एक्ट चलाया गया। इसमें हुआ ये हेल्ड बाय करंट गवर्नमेंट ऑफ 1976। तो मीज़ा एक्ट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। क्यों? ड्यू टू इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी चल रही है इसलिए। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आए तो देखेंगे हम कि कोर्ट ने कहा इस समय जो इसमें जस्टिस दिया है वो दिया है जस्टिस चंद्रचूड़ हुए हैं, वो बहुत फेमस जस्टिस हुए हैं। क्योंकि लेकिन कुछ लोग इनको बहुत ही कहते हैं कि इन्होंने जो फेवर में कहा उस समय गवर्नमेंट के, तो ये बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि इनकी वजह से जो गवर्नमेंट थी उसको और ज़्यादा ताकत मिली और क्या हुआ, इमरजेंसी लंबे समय तक रही। तो लेकिन इनके जो लड़के हुए सन, हाँ, तो उन्होंने इसी चीज़ को बहुत सारे जजमेंट्स अच्छे भी दिए, इन्होंने बहुत सारे अच्छे जजमेंट्स दिए, लेकिन इमरजेंसी के दौर में इन्होंने गवर्नमेंट के हमेशा फेवर में बोला, तो कुछ लोग इसको सही नहीं मानते थे। तो क्या हुआ, ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने केस दिया था जजमेंट, तो उन्होंने इसमें कहा था कि एडीएम जबलपुर केस हुआ था, तो इसमें कहा कि मीज़ा एक्ट चल रहा है, क्योंकि इसका मतलब कि जो अगेंस्ट में गवर्नमेंट के बोलेगा वो जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि कोर्ट हेल्ड एट आर्टिकल 21 इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, वो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर जेल में डाला जाता है तो उनकी जिम्मेदारी कोर्ट की कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 तो सस्पेंड हो गया, और कोर्ट आर्टिकल्स और पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर ही जजमेंट्स लेती है। लेकिन गलत है ये बात, कोर्ट अगर चाहे तो जजमेंट ऐसे भी ले सकती है। क्यों? क्योंकि ये जब कोर्ट कोई भी जस्टिस लेती है तो कोई ना कोई भी लॉ अगर चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकती है। क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर में हमने पढ़ा था कि 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। पहली है पार्लियामेंट्री, दूसरा है जुडिशरी और तीसरी एग्जेक्टिव। तो जुडिशरी एक तरह से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर जुडिशरी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि जो इमरजेंसी थी वो लागू रही, और जब इसके विपक्ष में बोला गया तो केसेस ऐसे राइज हुए। तो क्या हुआ, कोर्ट हेल्ड एट आर्टिकल 21 सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। दूसरा पॉइंट कौन सा था कि कोर्ट ने उस समय प्रायोरिटी जो मिल रही थी कोर्ट जो प्रायोरिटी दे रहा था उस समय किसको दे रहा था, महत्व जो था कोर्ट दे रहा था PEL को, यानी प्रोसीजरल इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब जो गवर्नमेंट करेगी हमेशा वही वैलिड होगा, इसकी तरफ जो कोर्ट थी वो बढ़ रही थी। तो क्या हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ, इसके अगेंस्ट में बहुत लोग आए कि कोर्ट भी मदद कर रही गवर्नमेंट की इमरजेंसी के दौरान। तो फिर क्या हुआ, एक और बात कही कोर्ट ने, वो कहा कि कोर्ट हेल्ड दैट वी कैन नॉट क्वेश्चन फ्रॉम पार्लियामेंट। मतलब एक तो वो इमरजेंसी लगाए, ऊपर से हम कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, ये कोर्ट ने उस समय कहा। और क्या कहा, कोर्ट ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू इशू हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि आर्टिकल 32, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स में ये आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स में आते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति नज़रबंद होता है तो उसके लिए कहा जाता है कि इसने कोई अगर क्राइम नहीं किया है, अगर वो चाहता है कि हमको समाज में बोलने को, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, हाँ, एक बार अपनी सफाई देने का मौका हमको ज़रूर मिले, इसीलिए जो कोर्ट होती है हैबियस कॉर्पस इशू करती है। तो इसका मतलब होता है कॉल द पर्सन, मतलब जो व्यक्ति है उसको बुलाओ कि उसने क्राइम किया है या नहीं किया, वो सफाई तो दे कम से कम। तो कोर्ट ने कहा अब ये सब भी नहीं होगा, हैबियस कॉर्पस जो है इसको हम लाने से मना करते हैं। तो हैबियस कॉर्पस भी उस समय नहीं आई। तो क्या हुआ, इन सारी पॉइंट्स की वजह से इमरजेंसी लागू रही, लेकिन
लेकिन फिर यही PEL और DPL दोनों एक साथ एग्जिस्ट किए। क्यों एग्जिस्ट किए तो हम यहीं पे शॉर्ट में बता देते हैं कि जब फिर इसके बाद एक केस आया था मेनका गांधी का केस, तो वो क्योंकि मेनका गांधी जो थी हाँ तो वो कांग्रेस की जो लीडर थी सोनिया गांधी, तो इन सब के रिलेटिव थी हाँ। तो क्या हुआ कि जब मेनका गांधी का केस आया, एक जर्नलिस्ट थी तो अमेरिका इनको जाना था। इसके पीछे कहानी ये है कि इनको अमेरिका जाना था, तो क्या हुआ कि इन्होंने जब वो जा रही थी तो इनको एयरपोर्ट पर रोका गया। जब एयरपोर्ट पर रोका, क्योंकि उस समय 1976 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो क्या हुआ कि कहा गया कि ड्यू टू PEL प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता। जो भी गवर्नमेंट चाहेगी वो कर सकती है, तो हमको पूरा अधिकार है, तुमको हम एयरपोर्ट पर रोके चाहे ना रोके, तो बाहर नहीं जाने दिया गया। तो क्या हुआ और कहा गया, जब वो कोर्ट गई तो PEL का सहारा लिया गया। मतलब जो पहले कांग्रेस गवर्नमेंट कर रही थी, वहीं अब जनता पार्टी गवर्नमेंट एक दूसरे के सामने आ गई। तो क्या हुआ, अब जब जनता पार्टी गवर्नमेंट सामने आई तो कोर्ट ने फिर क्या जजमेंट दिया। कोर्ट ने उस समय कहा कि जो वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने जब बहुत इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, तो कोर्ट ने कह दिया हाँ कि जो मेनका गांधी हैं वो, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ही खुद PEL को लागू कर गई थी हाँ, तो उन्होंने कहा कि अब PEL और DPL ड्यू टू मेनका गांधी ऐसा हुआ कि PEL और DPL दोनों को एक साथ एग्जिस्ट करा दिया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडिया में। तो क्या हुआ कि अब इस समय PEL और DPL दोनों चल रहे हैं। क्यों, अगर उनको एयरपोर्ट पर रोका नहीं गया होता तो ऐसा नहीं हो पाता। तो जनता पार्टी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक ट्रिक के जरिए हाँ, जो कोर्ट थी उसका जजमेंट के थ्रू क्या किया, उन्होंने खुद जजमेंट नहीं दिया, इस जो कोर्ट थी उसके जरिए इन दोनों को लागू करवा दिया, केवल उनको एयरपोर्ट पर रोक करके। तो इस तरह से ये दोनों कॉन्सेप्ट, इसीलिए अब जो भी हमारे इंडिया में जस्टिस होता है तो वो गवर्नमेंट जो होती है, तो कुछ जस्टिस तो ऐसे होते हैं जो PEL से रिलेटेड होते हैं या DPL PEL दोनों में होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिसमें केवल DPL होता है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से इस समय इसीलिए जो जजमेंट्स लेती है तो उसमें थोड़ा बहुत विचार विमर्श कर कर ही जजमेंट्स लेती है। उसमें ये नहीं कि पूरी तरह से जो PEL है उसी को माना जाएगा कि जो गवर्नमेंट करे वहीं सही, ऐसा नहीं। ना ही केवल ऐसा है कि जो गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करे तो गवर्नमेंट के विचार विमर्श के चक्कर में जो जजमेंट लेना चाहिए वो जल्दी ना आ पाए, कम से कम डिले भी तो हो सकता है। तो इसीलिए दोनों को एग्जिस्ट कराया गया कि एक साथ एक बार में जजमेंट दो, जल्दी दो, लेकिन एक साथ दोनों को एग्जिस्ट कराओ। तो इसीलिए अब PEL और DPL दोनों चल रहे हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी हेल्ड हुई थी तो उसमें BR अम्बेडकर जो थे वो DPL के फेवर में थे, और जो ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उस समय किसके फेवर में थी, तो वो PEL के, मतलब जो गवर्नमेंट करेगी उसके। क्यों, उस समय दोनों लोग गलत नहीं थे। क्यों, क्योंकि जो अम्बेडकर थे वो मानते थे कि DPL सही है, कि गवर्नमेंट कुछ भी करे तो उसको विचार विमर्श जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उस समय क्योंकि जो यहाँ पे लोग थे उस समय पुअर थे, जो पुअर बैकग्राउंड ज़्यादा बढ़ रहा था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का मानना था कि PEL सही था, लेकिन दोनों ही सही नहीं थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडिया जैसी डाइवर्सिटी में PEL और DPL दोनों को एक साथ लागू कराना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम आगे देखेंगे मेनका गांधी केस, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि PEL DPL कैसे लागू हुए। तो मैंने यहाँ पे केवल बताया है, तो PEL और DPL क्या होता है आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।